हेलो जी, वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये वीडियो आने में काफ़ी देर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी ही वक्त में हमारी ये वन शॉट वाली वीडियो आ जाए। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, है ना। तो शुरू किया जाए वीडियो को। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू वाला किताब का शुरू वाला जो चैप्टर होता है, शुरू का 1 2 3 4 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि सवाल उनसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, जिसको वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। वन शॉट का मतलब होता है कि इसमें हम आपको राइटर जो है सैयद सुलेमान नदवी साहब हैं, इनके बारे में पूरी बातें बताएंगे। चैप्टर में इन्होंने क्या बताया उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद फिर इसके सवाल और जवाब को भी करेंगे, है ना। यानी कि देखा जाए तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली, तो दिल थाम के बैठ जाइए, है ना। और ये वीडियो देख लीजिए, इस चैप्टर आपका खत्म, ठीक है ना, पूरा सब कुछ बन जाएगा। ओके, शुरू करते थे भाई। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक। ये चैप्टर नंबर 3 का नाम है, क्या है? बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक। ये चैप्टर नंबर 3 है और ये एक मजमून है, ये भी याद करेंगे। बाज पुराने नए लफ्ज़ों की तख्लीक जो एक मजमून है, सवाल बन सकता है क्या है, मजमून है। और इसके जो मुसन्निफ है, इसके जो राइटर है, नाम क्या है? सैयद सुलेमान नदवी साहब। क्लियर है? इतना तो आपको हर बच्चों को याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब की। ओके, तो सैयद सुलेमान नदवी साहब के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे इसकी अहमियत क्या है भाई। तो 20वीं सदी के आगाज़ में कौमी मंजरनामे पर नुमाया होने वाली अहम शख्सियत है। यानी कि 20वीं सदी की बात करें कि 20वीं सदी का जब ज़माना चल रहा है, 20वीं सदी कब होता है? 1900 से लेकर के 1900, है ना, 1901 से लेकर के 1999 तक, ये जो है 20वीं सदी हो जाएगा। 1901 से 1999 तक 20वीं सदी हो जाएगा। तो 20वीं सदी के आगाज़ में, जब 20वीं सदी का शुरुआत हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, उसकी आगाज़ हुआ था, उसके बहुत ही अहमियत, बहुत ही अहम शख्स माने जाते हैं सैयद सुलेमान नदवी साहब। इनका नाम है, पूरा नाम है सैयद सुलेमान नदवी है। पूरा नाम, अदबी नाम वही है इनका नाम। अदबी नाम किताबों में, लेखकों में, मुसन्निफ़ों में, सब में इनका नाम सैयद सुलेमान नदवी साहब है और इनका असल नाम भी वही है। इनकी पैदाइश की बात करते, ये कब पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश की बात करें भाई, ये इनकी जो पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 में पैदा हुए थे दसना, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है, बिहार में। हमारे बिहार में नालंदा जिला है, वहीं एक गांव है जिसका नाम है दसना। क्या नाम है? दसना। दसना गांव है। इससे सवाल बने हैं कि सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश कब हुई? 1884। आपको ये वाला डेट याद करना खास तौर से, ये अगर दिमाग से निकल जाए तो ये तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही वाला ज़्यादातर सवाल में दिए रहते ऑप्शन में। ओके, तो 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी नालंदा जिला के दसना गांव में, और ये कहाँ पर था? बिहार में। अब इनके पढ़ेंगे, इनके वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन इनके वालिद साहब थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि इब्तिदाई तालीम इन्होंने कहाँ से हासिल की? शुरुआती शिक्षा, है ना, इनिशियल एजुकेशन जो होता है, जिसमें LKG UKG होता है, जो मैट्रिक वगैरह जो होता है, शुरुआती शिक्षा वो होता है। तो अपने गांव और आसपास के उलमा से, आसपास के मदरसे से, आसपास के गांव से इन्होंने सीखा। अपने गांव जैसे होता है ना जी, अपने गांव से सीख लिया, गांव के मदरसे में पढ़ लिया, या आसपास के गांव के मदरसे में वहां से तालीम हासिल कर ली। फिर जो है इन्होंने मजीद तालीम के लिए फुलवारी शरीफ, पटना में, पता है फुलवारी शरीफ कहाँ है? पटना में है। तो मजीद तालीम के लिए और तालीम हासिल करने के लिए ये पटना गए। पटना में जो फुलवारी शरीफ है, वहाँ के मदरसों में इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद और तालीम हासिल करने के लिए मदरसा इमदादिया गए। कहाँ गए? मदरसा इमदादिया, जो कि पड़ता है दरभंगा जिला में। ये आपके एग्जाम में सवाल आए हैं कि मदरसा इमदादिया कहाँ है, तो याद करेंगे मदरसा इमदादिया दरभंगा जिला में है। तो सैयद सुलेमान नदवी साहब फुलवारी शरीफ में पढ़ाई की, पटना में, और मदरसा इमदादिया में इन्होंने पढ़ाई की। अब आला तालीम हासिल करने की बात आई तो आला तालीम 1901 में आला तालीम हासिल करने के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा, कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा में ये दाखिला लिए थे। कब? 1901 में। ये आपके एग्जाम में सवाल बनेगा कि सैयद सुलेमान नदवी साहब ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में कब दाखिला लिया? 1901 में। तो ये हायर एजुकेशन के लिए, आला तालीम के लिए यहाँ पे इन्होंने दाखिला लिया था 1901 में। कहाँ लिए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लिखना आना चाहिए आप लोग को। उसके बाद करते हैं भाई कि
जब वहाँ पे गए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जब सैयद सुलेमान नदवी साहब गए तो उनकी जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई और उनका नाम है शिबली नुमानी। क्या नाम है? शिबली नुमानी, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत है ये भी। और भाई इनको पढ़ने का मौका मिला, ये एज ए वहाँ पे टीचर के रूप में उस्ताद थे वहाँ पे। तो सैयद सुलेमान नदवी को मतलब समझ लीजिए उसका ज़िंदगी बन गया, वहाँ जाना उनका भाई रास्ता खुल गया कामयाबी का, है ना। वो कहते हैं ना भाई कि किससे पता नहीं किसको किससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा और फिर वो अचानक से उसका किस्मत बदल जाएगा। तो एक दूसरे से कांटेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग रहते हैं ना तो बहुत कुछ हो जाता है, लगाव है, पकड़ है, सीखने का मौका मिल जाता है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, आप अगर घर में हैं तो घर तक हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जा रहे हैं, कोई दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे लोगों से लगाव हो जाता है। वैसे जब इन्होंने नदवतुल उलमा 1901 में दाखिला लिया नदवतुल उलमा में, तो इनको बड़ी शख्सियत से जो इस्तेफादा हुआ, उनसे तालीम हासिल की, इल्मी तालीम, और उनका नाम था सैयद सुलेमान शिबली नुमानी। अब वहाँ पे पढ़ते पढ़ते जब अब समझ आ गया कि ये कौन थे शिबली नुमानी, ये उनके उस्ताद थे, है ना, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी साहब के उस्ताद थे। अब वहाँ पे उसी समय से उनकी अदबी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। लिखने उखने का जो दौर था ना, मजमून लिखना, जो भी कहानी, अफसाना, शायरी जो भी है, लिखने का दौर शुरू हो गया था। छपा नहीं था लेकिन लिखने का दौर शुरू हो गया था। तो 1902 में इनका पहला मजमून छपा था, है ना, खातूनों की तालीम। याद करेंगे कहाँ का था? खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम। और एक अखबार निकलता था, एलेंच नाम का अखबार निकलता था पटना में, है ना। पटना से अखबार निकलता था, पटना से एक अखबार निकलता था, रिसाला निकलता था, नाम था एलेंच। क्या नाम था? एलेंच। इसी एलेंच अखबार में ये छपा था। पटना से एक रिसाला निकलता था एलेंच, इसी एलेंच अखबार में ये छपा था खातूनों की तालीम। तो सवाल आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी साहब का पहला मजमून कौन था? खातूनों की तालीम। और कब छपा था ये? 1902 में। 1902 में छपा था। किस अखबार में, किस रिसाला में? तो एलेंच अखबार में छपा था, ठीक है ना, एलेंच अखबार में छपा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब इनका दूसरा मजमून आया 1902 में, भी इसका दूसरा मजमून आया था आखिरी वक्त, ठीक है, ये भी याद करेंगे। 1902 में इनका 2 मजमून आया, पहले और खातूनों की तालीम, फिर उसी साल जो है आखिरी वक्त है। शायरी का आगाज कब हुआ इनका? 1903 से इनकी शेर व शायरी का ज़माना शुरू हो गया, शेर व शायरी कहने लगे 1903 से। सवाल आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी साहब की शायरी का ज़माना, शायरी का दौर कब से शुरू हुआ था? 1903 से। इदारत, और भाई देखिए आपको पता है रिसाला अलुंदू करके एक अखबार था, उसमें वो इदारत किए थे, मतलब उसमें वो जॉब करना शुरू कर दे, उस इदारत में, उस इदारा में, उस संस्था में ये जुड़ गए, काम करने लगे। किसमें? रिसाला अलुंदू में। ये अलुंदू क्या है? एक अखबार का नाम है, अलुंदू एक अखबार का। तो 1906 में इससे जुड़े, इस इदारत में, इसकी इदारत की। और फिर एक अखबार था अल हिलाल 1913 में। आपको पता है अल हिलाल जो अखबार है अबुल कलाम आज़ाद का है ना, अबुल कलाम आज़ाद का एक अखबार है अल हिलाल, ठीक है ना, अल हिलाल बहुत बेहतरीन अखबार था भाई। इनका चैप्टर भी पढ़ना है। अबुल कलाम आज़ाद का एक बजाबते चैप्टर है गुब्बारे खातिर, है ना, जिसमें बताया जाएगा भाई कि अल हिलाल अखबार ये अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था, है ना, अंग्रेजों की कुरीतियाँ, अंग्रेजों की जो बुराइयाँ, अंग्रेज हमारे भारत में क्या कर रहे हैं वो सब छापा जाता था पेपर में, उसका एक्सपोज किया जाता था। जब अंग्रेजों को मालूम चला कि अल हिलाल नाम का ये अखबार है, उसको बंद कर दिया। 1912 में छपा था, शुरू हुआ था, 1914 में इसको बंद कर दिया। फिर अबुल कलाम आज़ाद रुके नहीं, 1915-16 में फिर एक नया अखबार निकाल दिया अल हिलाल, अल बिलाग। पहले अल हिलाल था, फिर अल बिलाग निकाले, अल बिलाग, फिर अल बिलाग को भी बंद कर दिया अंग्रेजों ने। और अबरी जब बंद किया ना तो इनको जेल में भी डाल दिया था, है ना, रांची की किला अहमदनगर जेल में 44 महीने नजरबंद कर दिया था। तो ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी अखबार में 1913 में इससे वाबस्तगी हुई, मतलब इससे ये जुड़े थे, इससे जुड़े, है ना, इसमें काम किए सैयद सुलेमान नदवी साहब। तो सैयद सुलेमान नदवी साहब अखबार अल हिलाल में काम कर चुके हैं। तदरीसी खिदमत की बात करें, टीचिंग का जब इनका जो दौर हुआ, जब टीचिंग का मामला आया, पढ़ाने की जब बारी आई, तो उन्हें पूना कॉलेज में ये पढ़ाना शुरू कर दिए थे। कहाँ? पूरा अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी के लेक्चर हुए थे, अंग्रेजी में, अंग्रेजी के उस्ताद थे ये, अंग्रेजी के उस्ताद बने थे।
पूना कॉलेज में अंग्रेजी का उस्ताद बने थे। ओके, सवाल आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी साहब ने कहाँ तदरीसी खिदमात अंजाम दिए, तो बोलेंगे पूना कॉलेज। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ना, पूना। आगे आते हैं। अब इनकी जो हैसियत है ना, ये कसीरुल तसानीफ अदीब है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी। कसीर मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में, तसानीफ मतलब किताब, अदीब मतलब उसी बोलते हैं, किताब को भी बोल सकते हैं और या तो उसको लिखने वाले को। तो इसकी हैसियत क्या होती थी? सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो इतना नाम फेमस हुआ है, इतना नेम फेम कमाए, किस लिए? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनको बोला जाता कसीरुल तसानीफ अदीब। इनका नाम ही एक रख दिया लोगों ने कि कसीरुल तसानीफ अदीब कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी साहब। अब खास मैदान, इनका खास मैदान अरबी अदब से इनका खास मैदान रहा है ना। अरबी अदब हो गया, इस्लामियात हो गया। देखिए, अरबी के बारे में जानकारी हासिल करना, जो अरबी कुरान शरीफ वगैरह हदीस है ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, उसको पढ़ना। और इस्लामियात यानी कि इस्लामिक जो कानून है, रूल नियम है, हदीस वगैरह कुरान, इसके बारे में जानकारी हासिल करना इनका खास मैदान था। इसके बहुत बड़े सब माहिर थे। तारीख, इतिहास के बारे में इनको बहुत बेहतरीन नॉलेज था। सिवाने कहते हैं जीवनी, है ना। सिवाने उमरी यानी कि बायोग्राफी, तो बायोग्राफी यानी कि जीवनी भी ये खास इनका मैदान था। अदबियात मतलब वही हो गया, लिटरेचर में इनका पकड़ रहा है। तरतीब तदवीन मतलब लिखने पढ़ने का भी इनका बहुत ही ज़्यादा, हाँ, तरतीब करना, कुछ लिखना, तो इसमें इनका खास मैदान था। सवाल आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी का खास मैदान किस में है? तो अरबी अदब में, इस्लामियात में, तारीख में, सिवाने, अदबियात में, तरतीब तदवीन में। अब इनके कुछ मज़ामीन हैं, इन्होंने कुछ मज़ामीन लिखे हैं, है ना। और नाम क्या है? जो खास मज़ामीन की किताब का नाम है नकूसे सुलेमानी, हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मुकालाते सुलेमान। तो सुलेमान से तो याद रहेगा सैयद सुलेमान नदवी साहब की किताब है। सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा मज़ामीन सैयद सुलेमान नदवी साहब का है, तो ये तो याद रहेगा नकूसे सुलेमानी। ये बहुत बार पूछा भी है, नकूसे सुलेमानी किसकी किताब है, किसका मज़ामीन है? तो नदवी साहब का। ये वाला आपको याद करना है, हमारी ज़ुबान का नाम, है ना। और ज़ुबान से इसलिए क्योंकि अभी आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत से लफ्ज़ों के बारे में ये तहकीक करते हैं। मज़ामीन सुलेमान, मुकालाते सुलेमान। चलिए, और कुछ बातें इसमें है। इनकी खास किताब, सबसे खास किताब रही है हयात शिबली। क्या है? हयात शिबली। ये हयात शिबली कौन सी है? तो जो शिबली नुमानी, इनके जो उस्ताद थे ना, शिबली नुमानी, यस, जो शिबली नुमानी थे ना इनके उस्ताद, शिबली नुमानी। तो शिबली नुमानी की जो है सिवाने उमरी है। ये क्या है? सिवाने उमरी है। सिवाने उमरी यानी कि इनकी जो बायोग्राफी है, ये हयात शिबली। तो सैयद सुलेमान नदवी के सबसे अहम किताब में एक नाम आता है हयात शिबली। तो याद करेंगे, शिबली नुमानी चूंकि इनके उस्ताद थे, तो उन्हीं का इन्होंने बायोग्राफी लिख दिया, जीवनी लिखा, हयात शिबली। और भी कई किताब का नाम है। काम के बारे में बात करते हैं तो शिबली नुमानी के खुतबात और मकालात को 8 जिल्दों में इन्होंने शाये किया। शिबली नुमानी के जो खुतबात थे उनको 8 जिल्दों में, 8 पार्ट में इन्होंने छापा था किताब को। और खुतूत की बात करें तो शिबली के खुतूत 2 जिल्दों में शाये किए हैं। तो शिबली नुमानी ने जो खत लिखा था, तो उनके खुतूत की जो किताबें थी ना, वो पूरा नहीं लिख पाए थे। शिबली नुमानी का बीच में इंतकाल हो गया था। तो शिबली नुमानी का जब इंतकाल हो गया, तो इनके जो उस्ताद थे ना, इनके जो शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी साहब ने, उनके खुतूत के 2 मजमुए, हाँ, खुतूत के 2 जिल्दों में शाये किया था, इनकी 2 किताब को शाये किया था। अब इनकी कुछ और मशहूर किताब का नाम जान लेते हैं। अरब हिंद की ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हयाम, रहमत आलम, इनकी कुछ खास किताबों का नाम है। सवाल पूछा है बहुत बार, इनमें से कौन सी किताब जो है शिबली नुमानी की है? तो याद करेंगे, है ना, अरब हिंद की ताल्लुकात, और क्या है, अरब हिंद की ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, और क्या, हयाम, रहमत आलम और हयात शिबली। ये किताब का नाम याद कर लेना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी किताब है सीरतुन नबी। शिबली नुमानी की किताब है सीरतुन नबी, को नदवी साहब ने मुकम्मल किया था। नदवी साहब ने मुकम्मल किया था। तो बात ये था ना कि सीरतुन नबी जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिवाने उमरी मान लीजिए, या तो उन्हीं के बारे में सीरत की किताब लिख रहे थे शिबली नुमानी। तो शिबली नुमानी
पूरा लिख नहीं पाए थे, 1 या 2 जिल्द लिखे थे, मुकम्मल नहीं हो पाया था। तो उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया था। फिर बारी आई, अब इनके उस्ताद इंतकाल कर गए, तो सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद का जो तमन्ना था, उनकी जो आरजू थी ना, उनकी जो ख्वाहिश थी, उनको पूरा किया है ना, कि सीरतुन नबी जो किताब है उनको छापा, उनको और मुकम्मल किया, उनको पूरा कई 6-7 पार्ट में उन किताब को पूरा किया। तो सवाल बनता है कि सीरतुन नबी किताब के मुसन्निफ कौन है? तो सीरतुन नबी किताब के लिखने वाले कौन है? शिबली नुमानी। लेकिन अगर ऐसा सवाल बनेगा कि सीरतुन नबी किताब को मुकम्मल किसने किया, तो बोलेंगे नदवी साहब ने, सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे। आगे अब इनकी कुछ लिसानियात हैं, कुछ ज़बान में इस मौजू पर बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं। लिसानियात कहते हैं ज़बान को, कहते हैं ये ज़बान को। तो ज़बान के बारे में बहुत सारे इन्होंने मजमून लिखे हैं, बहुत सारे मजमून लिखा है इन्होंने अलग अलग ज़बान के बारे में, कुछ हमारी किताब में भी दिया हुआ है। हैसियत करें तो उर्दू के इब्तदाई माहिरीन लिसानियात में शुमार होते हैं। तो शिबली नुमानी की जो हैसियत है, इनका शुमार होता है उर्दू की इब्तदाई माहिरीन लिसानियात, मतलब उर्दू की शुरुआत में माहिर जो लिसानियात, यानी कि जो ज़बान के जानने वाले जो लोग थे ना, ज़बान को तहकीक किया, समझा, ज़बान क्या होती है, अलग अलग ज़बानों में क्या क्या उसका वैल्यू है, तो माहिर लिसानियात इसको बोला जाता है। मतलब बहुत सारे ज़बानों का मालिक है ना, इनको बोला जाए तो कई ज़बान के मालिक थे, इनको 4 ज़बान बहुत अच्छे तरीके से आते थे। अगर बात करें कितने ज़बान के माहिर थे, तो 4 ज़बान इनको बहुत अच्छा से आते थे। एक तो अरबी ज़बान बहुत अच्छा जानते थे, अरबी हो गए, फ़ारसी हो गए, और उर्दू हो गए, और अंग्रेज़ी हो गए। ये 4 ज़बान के माहिर थे। अंग्रेज़ी 4 ज़बान के माहिर थे, है ना। सवाल आएगा किन किन ज़बानों के माहिर थे? 4 ज़बान के माहिर थे, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी। इंतकाल की बात करें भाई तो 1953 में इनका इंतकाल हो गया था कराची में। कराची होता है पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान में है। तो कराची में 1953 में इनका इंतकाल हो गया था। ये रहा शिबली नुमानी सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पूरी मालूमात जो हमारे किताब में दिया हुआ है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ नहीं दी हुई है, बहुत सारी चीज़ छोड़े हुए हैं, तो जितना हमारे कहकशा किताब में दिया उतना ही हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी साहब की जो पैदाइश हुई थी 1884 में ये पैदा हुए थे, और 1953 में इनका इंतकाल हो गया था। ये डेट आपको याद करना है, ठीक है ना। पैदाइश हुई थी इनकी बिहार के नालंदा जिला के दसना गांव में, और इनका इंतकाल हो गया था कराची पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको याद करना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। अब इन्होंने जो किताब लिखा, किताब में जो हमारे चैप्टर बताया है, हमारे चैप्टर में जो मजमून लिखा है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक, है ना। क्या नाम था चैप्टर का? नाम क्या है? बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तख्लीक, ठीक है। मतलब हुआ क्या ना, इसमें क्या बताना क्या चाहते हैं नदवी साहब कि जो पुराने जो लफ्ज़ थे पहले अरबी में, फ़ारसी में इस्तेमाल किए जाते थे, अब उसको उर्दू में अलग इस्तेमाल करते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में नए रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। अब कुछ कुछ लफ्ज़ों के बारे में यहाँ पे बताते हैं। जैसे देखिए, एक लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ है फितूर। क्या है? फितूर एक लफ्ज़ है, समझिए ध्यान से। एक लफ्ज़ है फितूर, और फितूर का माना होता है नाश्ता। फितूर एक अरबी लफ्ज़ है, इसका माना क्या होता है? नाश्ता होता है। समझिए ध्यान से, एक लफ्ज़ क्या है? फितूर नाम का एक लफ्ज़ है ना। अब फितूर का माना क्या होता है? नाश्ता। हालांकि फितूर जो लफ्ज़ है वो अरबी का लफ्ज़ है, और अरबी में फितूर को क्या कहते हैं? भूख तोड़ना, है ना। अरबी में फितूर को नाश्ता कहते हैं। नाश्ता का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह। अगर हमको भूख लग गया है ना, तो हम नाश्ता करते हैं, नहीं बोलते सुबह सुबह नाश्ता कर लिए जी, तो हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता कितना करना है? 2 रोटी 3 रोटी, है कि नहीं? बहुत है 2-3 रोटी। कोई आदमी 10 रोटी खा लेता है सुबह से उठ करके 8 बजे 9 बजे तक, तो नाश्ता नहीं, वो पेट भरवा नाश्ता हुआ, हूँ पेट भर भर के नाश्ता कर रहा। नाश्ता के मतलब हुआ का कि भाई हमें भूख तोड़ देना है। आप कभी भूखे हैं, कभी जाइए ना मेहमान में, तो कितनों भूखे रहिएगा, सुबह निकलिए शाम को पहुँचे मेहमान में, आपको पहले क्या मिलेगा? नाश्ता मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, थोड़ा सा फ्रूट्स मिलेगा, है ना, मिक्सर वगैरह मिल जाएगा, अलग अलग चीज़, थोड़ा थोड़ा मिठाई वगैरह मिल जाएगा, खा लीजिए, नाश्ता। वो भूख आपका टूट गया। असल में नाश्ता वही है। नाश्ता मतलब होता है भूख तोड़ने की तरह। आप कुछ भी खाइए, भूख टूट जाए, हो गया नाश्ता।
लेकिन हमारे यहाँ रिवाज क्या है, एकदम आसनी मार के बैठ जाएंगे, पेट को बाहर निकालेंगे और दबा दब घटा घट खा लेंगे, 10 रोटी 12 रोटी खा लेंगे, पता नहीं चलेगा नाश्ता खाएं कि खाना खाएं। ठीक है, तो फितूर का मतलब होता है नाश्ता। जो हम लोग नाश्ता कहते हैं ना, असल में वो नाश्ता नहीं है। नाश्ता अगर करते हैं तो अच्छी बात है ना। तो नाश्ता का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा है, 2 रोटी 3 रोटी काफ़ी है, भूख तोड़ने भर नाश्ता। आपका भूख कितना रोटी में टूटता है बताइए कमेंट करके। आप नाश्ता में कितना रोटी दबाते हो मुझे बताना, ठीक है ना। तो नाश्ता फितूर से बना। फितूर एक अरबी लफ्ज है, फितूर मतलब होता है भूख तोड़ना। अब नदवी साहब 2 जबान के माहिर थे, अरबी 2 जबान तो हो ही गए, अरबी एक तो मतलब खास तौर से, वैसे तो मैंने यहाँ पे 4 जबान लिख दिया है, इसके माहिर थे, लेकिन मुख्य तौर से जो है एक अरबी और दूसरा अंग्रेजी के बहुत बड़े माहिर थे। अरबी बोलते हैं ना यूरोप की ज़बान, जो यूरोप की ज़बान उसको अरबी बोलते हैं, और जो पश्चिम की ज़बान उसको अंग्रेजी बोलते हैं। तो अरबी अंग्रेजी में इनका बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना एकदम खासम खास, उसको बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी इनका 4 था। अब समझ में आ गया, फितूर से अल्फाज एक लफ्ज बना, फितूर से ही बना अफ्तार। जब लोग अफ्तारी करते हैं रमज़ान में, रमज़ान का भी देखिए मामला अलग है भाई, दिन भर भूखे हैं, अफ्तारी में इतना चीज़ बना दिए ना, नाश्ता नहीं है वो पेट भर गया, मौसमी है, पूरा फ्रूट से है, फिर जो है ना छानने वाला जो पकौड़ा है, ये है लन फन देवानन, पूरा सेनी भर जाता है ना जी। और जब रोज़ा तोड़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं तो ले एकदम दबादब खा लेते हैं, नमाज बाद में पहले पेट भर लेते हैं। तो फितूर इफ्तार का माना ख़त्म हो गया। इफ्तार का मतलब होता है भूख तोड़ना। इफ्तार मतलब हुआ जो हमको भूख लगा है उसको तोड़ना है, लेकिन उसमें भी हम लोग उल्टा काम करते हैं, पहले पेट भर लेते हैं, इतना भर लेते कि नमाज नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो फितूर से ही बना इफ्तार, और फितूर मतलब नाश्ता, उसी से बना इफ्तार। अच्छा, दूसरा लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं कि निहार। एक लफ्ज़ निहार है, निहार। निहार मतलब होता है, निहार एक फारसी लफ्ज है, एक होता है नाहार। निहार को नाहार ही बोला जाता है, और इसको अपनी भाषा में हम लोग आहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार। आहार मतलब क्या होता है? आहार का मतलब हम लोग बोलते हैं भोजन, खाना। क्या होता है? क्या बोलते हैं? आहार। एक लफ्ज हिंदी में पढ़े होंगे, आहार। आहार नाल पढ़े हैं ना, आहार मतलब भोजन। तो आहार जो लफ्ज है वो निहार से निकला है। निहार को हमने तोड़ ताड़ के आहार बना दिया है, ठीक है ना। अब वो निहार से एक और लफ्ज बना निहारी। आहा, कितना बेहतरीन लफ्ज है निहारी। निहारी पढ़े, खाए नहारी। ठंडे के दिनों में तो दबा के खाते होंगे निहारी, याद है ना? कितना खाते हैं मुझे बताइए। जब निहारी मिलता है तो ना जाने कितना रोटी पार होता है, घटा घट, है ना। निहारी अगर दे दे तो कितना रोटी पार हो जाएगा, गिनती नहीं है। बनाने वाली अम्मी बहन बनाती रह जाएगी, हाथ दर्द कर जाएगा, लेकिन रोटी रोटी जो है ना पूरा नहीं हो पाएगा। तो निहारी एक लफ्ज बना, उसे निहारी। एक भोजन का एक टाइप हो गया निहारी, जो लखनऊ दिल्ली में भाई बहुत खास है, बहुत खास आहार। लखनऊ में, दिल्ली में बहुत खास आहार माना जाता है निहारी, ठीक है ना। तो देखिए निहार से कैसे, निहार से बना, निहार से हम लोग निहारी समझ रहे हैं, निहार से आहार आ रहा है। तो ये पुराने लफ्जों को नए लफ्जों में हम लोग चेंज कर रहे हैं। अच्छा, एक लफ्ज है कलिया। क्या लफ्ज है? कलिया। कलिया एक लफ्ज है, कलिया। तो कलिया एक अरबी लफ्ज है। कलिया का मतलब होता है भुने हुए गोश्त, है ना। खाए हैं भुने हुए गोश्त? कैसे बनता है आप घर में पूछना अम्मी से, या बहुत सारे आपको लोग को बनाने आता है। लड़कियां अगर देख रही तो पता होगा भुना हुआ गोश्त कैसे बनाया जाता है। नहीं पता तो कमेंट क्या बोलते हैं, यूट्यूब में देखना, घर में पूछना अम्मी से, भुना हुआ गोश्त का तो बड़ा मज़ेदार का बनता है, होटलों में बहुत बिकता है। तो कलिया एक अरबी लफ्ज़ है, और कलिया का मतलब होता है भुने हुए गोश्त। इसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शोरबादार गोश्त। जो गोश्त को जो भूनता है मसाला में, खूब भूनते हैं, है ना, उसी को हम लोग शोरबादार। शोरबा समझते हैं ना, जिसको सुरवा बोलते हैं। सुरवा नहीं होता, शोरबा होता है। क्या होता है? शोरबा। तो कभी आज के बाद कभी भी खाना खाइएगा, तरकारी है जिसको मसाला बोलते हैं ना, हाँ, अरे सुरवा हम लोग के लफ्ज में चला हुआ, सुरवा असल में शोरबा होता है। तो कभी खाना खाइए, मेहमान में जाइए ना, तो सुरवा नहीं बोलिएगा, क्या बोलेगा? शोरबा बोलिएगा। थोड़ा गोश्त की शोरबा दीजिए ना, है ना, चाहिए मुझे गोश्त का शोरबा चाहिए, तो देखेगा अरे क्या बोल रहा भाई, है ना। तो गोश्त का शोरबा मतलब जो मसाला होता है सब्जी में, है ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, उसी से कलिया से एक लफ्ज बना कोरमा। कलिया से एक लफ्ज कोरमा बन गया है। और कोरमा पता है, ये भी एक तुर्की जबान का लफ्ज है। कोरमा खाए, ये भी गोश्त का बनता है। कोरमा पतला काट करके उसको बनाया जाता है,
है ना, बड़े मज़ेदार का डिश है ये भी। ईद उल अज़हा में तो भाई सब गर्दा उड़ाते हैं, कोरमा कबाब, ये कबाब वो कबाब, गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो कोरमा इसी से बना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, अब आके आते हैं नेक्स्ट में, एक लफ्ज़ है अहदी। देखिए अहदी, अलिफ पर जबर है, अहदी। और अहदी का मतलब क्या होता है? सुस्त या काहिल होता है। लेकिन एक लफ्ज़ है उसी से बना अहदी, देख रहे जबर यहाँ पे डाल दिया, इसका मतलब एक होता है। तो देख रहे दोनों का तलफ़ुज़ लगभग सेम, अहदी अहदी, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन माना देखिए चेंज हो रहा। ये एग्जाम में सवाल आया, अहदी मतलब सुस्त और अहदी मतलब एक। अच्छा, एक यहाँ पे लफ्ज़ है सुर्खी, ये भी क्वेश्चन बना, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद है उन्वान। देखिए असल में एक लफ्ज़ है सुर्ख, एक लफ्ज़ है सुर्ख। सुर्ख मतलब क्या होता है? सुर्ख मतलब क्या होता है जी? सुर्ख मतलब होता है लाल, पढ़े होंगे आप लोग, है ना, जानते होंगे। सुर्ख मतलब क्या होता है? लाल होता है। नहीं बोलते तुम्हारी आंखें कितनी सुर्ख हो गई हैं, लाल हो गई हैं, तो सुर्ख मतलब लाल होता है। अब देखिए पुराने ज़माने में, कदीम ज़माना जब चल रहा था, उस ज़माने में जब कोई मजमून जब लिखा जाता था, जैसे मानिए कि मुझे लिखना है ईद पर मजमून, तो जब मुझे ईद पर मजमून लिखना था, तो मैं क्या करता, तो उस ज़माने में लोग क्या करते थे, लाल कलम से लिखते थे ईद और अंडरलाइन करते थे, फिर लिखते थे ब्लू काला, ये काला पेन से। हेडिंग को लिखते थे रेड कलम से, हेडिंग को लाल कलम से लिखते थे। तो उसको लिखते लिखते लोगों में वो रिवाज हो गया सुर्खी सुर्खी सुर्खी। लेकिन असल में सुर्खी का मतलब क्या होता है? उन्वान। क्या होता है? सुर्खी का मतलब क्या होता है? उन्वान होता है, जिसको आज हम लोग बोलते हैं उन्वान, हेडलाइन, उसको सुर्खी बोलते हैं। तो पुराने ज़माने में सुर्खी को रेड कलर से लिखा जाता था, सुर्ख रंग से लिखा जाता था, इसलिए सुर्खी सुर्खी फेमस हो गया। अब हम लोग सुर्खी को क्या बोलते हैं? उन्वान बोलते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ है, देखिए कुल्लई, कुल्लई एक लफ्ज़ है। कुल्लई का मतलब होता है सफ़ेदी। घर में कभी पुट्टी उट्टी होता है ना जी, घर में पेंट वेंट होता है, देखते होंगे, तो दीवार खराब हो गया, पेंट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चमकेगा, दीवार का जो ऐब है वो छुप जाएगा। तो कुलई मतलब क्या होता है? कुलई का मतलब सफ़ेदी होता है। फारसी में इसको रांगा कहते हैं, रांगा, है ना, फारसी में इसको रांगा बोला जाता है। अब इसी से दो मुहावरा बन जाता है। अगर किसी दीवार पे कोई दीवार गंदा है, उस पर हम सफ़ेदी चढ़ा दिए, कुलई कर दिए, तो मतलब क्या हो गया? दीवार का ऐब छुप जाएगा। तो सवाल बनता है कि कुलई फेरना का मतलब क्या होता है? ऐब को छुपाना। दीवार पर कुलई फेर दिए, रांगा कर दिए, सफ़ेदी लगा दी दीवार पे, यानी कि कुल्लई फेर दिए। तो जैसी कुल्लई फेरेंगे तो दीवार में जो ऐब है, जो गंदा लग रहा था, वो क्या होगा? छुप जाएगा। अब कोई आदमी आएगा, नहीं 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 नहीं, दीवार पे कुल्लई नहीं लगाएगा, निकालो, उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अच्छा, बहुत लोग देखते होंगे ना, दीवार पे पेंट किया हुआ है, सफ़ेदी किया हुआ है, कोई जा करके क्या करा, सफ़ेदी को ऐसे ऐसे करके उखाड़ दे रहा होता है, उखाड़ दे रहा, अंदर का ऐब जाहिर हो जा रहा, अंदर का जो ऐब है वो जाहिर हो जा रहा है। तो कुल्लई खोलना मतलब वो ऐब को जाहिर करना। ये दो मुहावरा हो गया। एग्जाम में पूछा है, कुल्लई फेरना मतलब दीवार पे फेर देंगे, दीवार को पोत देंगे, रंग देंगे, तो ऐब छुप जाएगा। और कुल्लई को अगर खोल देंगे तो ऐब को जाहिर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद करना, इतने काफ़ी है इस एग्जाम के लिए, इतने काफ़ी हैं। तो हमने इसको पढ़ लिया, अब ज़रूरत है क्वेश्चन आंसर करने का। चलिए तो रेडी रहिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए, फटाफट बनाएंगे आप लोग। तो चूंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा, तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर कराते जाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो बोलते हैं भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? नाश्ता कहते हैं। अगला लफ्ज है अरबी में, देखिए अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फितूर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फितूर का माना क्या होता है? फितूर का माना क्या होता है? तोड़ने के। फितूर माना तोड़ना, है ना। और अगर नाश्ता है तो नाश्ता को तोड़ना, भूख को तोड़ना। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद क्या है? सुर्खी को बोलते हैं उन्वान, बोलते हैं उन्वान। नेक्स्ट है, अहदी का माना क्या होता है? देखिए ये दोनों समझ लीजिए, ये एक अहदी है, अलिफ जबर, अहदी मतलब हो गया काहिल, और ये अहदी है, अहदी मतलब एक हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में जबर जे डाला रहेगा, यहाँ पे डाला वो नहीं है, ओके। नेक्स्ट, कुल्लई खोलना मतलब क्या होता है? कुल्लई खोलना मतलब वो ऐब को जाहिर करना, और कुल्लई फिरना मतलब क्या होता है? ऐब को छुपाना। नेक्स्ट है, शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? किसने मुकम्मल किया था? पूरा किसने किया था? शिबली नुमानी पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनका शागिर्द था सैयद सुलेमान नदवी साहब, उन्होंने इसको मुकम्मल किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे भाई? इनके अदबी उस्ताद मतलब वो लिटरेचर वाले उस्ताद कौन थे, किनसे उन्होंने सीखा? तो वो कौन थे? शिबली नुमानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, मतलब किस रियासत में हुई थी, किस राज्य में हुई थी? तो बिहार राज्य में हुई थी। ओके 12 नंबर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन सा था? खातूनों की तालीम इनका पहला मजमून था, 1902 में छपा था। एक सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाले में छपा था? तो एलेंच अखबार था, उसी में छपा था ये। अगला है 14 नंबर सवाल है सैयद सुलेमान नदवी की किताब कौन सी है? अरबों हिंद की ताल्लुकात, सीरत आयशा, अरबों की जहाज रानी, हयात शिबली, रहमत आलम, हयाम, ये सारी किताब किनकी है? सैयद सुलेमान नदवी साहब की। ठीक है, आगे है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बोलेंगे दसना में इनकी पैदाइश हुई थी, दसना में। और फिर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी साहब की पैदाइश कब हुई थी? तो बोलेंगे 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। 17 नंबर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अबुल हसन इनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 18 पढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? इब्तदाई तालीम गांव और आसपास के बस्तियों से। अगला है 19 नंबर के आला तालीम के लिए वो किस मदरसे में दाखिल हुए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम तो इमदादिया, मदरसा इमदादिया बोल सकते हैं। मदरसा इमदादिया भी गए थे आला तालीम के लिए, फिर नदवतुल उलमा भी गए थे, है ना? तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो उसको टिक लगाएं। नदवतुल उलमा कब गए थे? वो मतलब सैयद सुलेमान नदवी नदवतुल उलमा कब गए थे? 1901 में गए थे, वहाँ दाखिला लिया था उन्होंने। सैयद सुलेमान नदवी को शिबली नुमानी से कब इस्तेफादा हुआ? अच्छा कब नहीं, वो कहाँ होगा, कहाँ इस्तेफादा हुआ? तो नदवतुल उलमा में इनसे इस्तेफादा मतलब उनसे फ़ायदा हुआ, उनसे वो मुलाकात किए। उनका पहला मजमून कब शाया हुआ था? उनका पहला मजमून था और खातूनों की तालीम, 1902 में छपा था। पहला मजमून कहाँ था, कहाँ शाया हुआ था पहला मजमून? तो रिसाला एलेंच में छपा था पहला मजमून। मजमून का उन्वान क्या था भाई? जो पहला मजमून था उनका उन्वान था खातूनों की तालीम, इनका मजमून का उन्वान था। इशार और नज़में कब शाये होने शुरू हो गए? सैयद सुलेमान नदवी की इशार और नज़में यानी कि शेर व शायरी का आगाज़ कब हुआ था? 1903 से इनकी शेर व शायरी की शुरुआत हो गई थी। रिसाला अलुंदू की इदारत कब उनके पास आई? हाँ मतलब कब से उनको वो चलाने लगे? अलुंदू की इदारत मतलब उसको चलाने वाले बन गए वो, है ना? 1906 में उसकी इदारत उनके पास आ गई थी। अगला सवाल है मौलाना आज़ाद के अल हिलाल से वो कब वाबिस्ता हुए? तो 1913 से वो जुड़ गए थे। वो किस कॉलेज में तदरीसी खिदमात अंजाम देते? किस कॉलेज में? तो पूना कॉलेज में पढ़ाई भी थे उन्होंने। वो किस्म किस्म के अदीब थे, किस किस्म का अदीब है? तो कसीरुल तसनीफ है, बहुत ही ज़्यादा किताबों लिखने वाले अदीब माना जाता है। उनकी इल्मी मज़ामीन का ज़ोक आम करने वाला रिसाला कौन था? इल्मी मज़ामीन का ज़ोक आम करने वाला रिसाला कौन था? मखज़न, मारूफ है, सॉरी ये ना तो मारूफ होगा। एक रिसाला था, एक अखबार था जो इनके जो नॉलेज थे उनको बार बार छापा करते थे ताकि लोग पढ़ें जाने, है ना? शिबली की सिवाने पर लिखी गई उनकी किताब का नाम क्या है? हयात शिबली, है ना? देखिए सिवाने पर, शिबली की सिवाने पर, शिबली की जीवनी पर लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है शिबली के खुतूत कितने जिल्दों में शाये हुए थे? याद है ना, 2 जिल्दों में इनके खुतूत को छापे गए थे। रहमत आलम, रहमत आलम किसकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी का है रहमत आलम, हयाम, है ना? हिंद क्या था, जहाज रानी, ऐसा कुछ था ना, सीरत आयशा, ये सारे हो गए। तो यहाँ पे टोटल 33 क्वेश्चन बन गए। अब आप लोग कमेंट करेंगे 33 में कितना सही बनाए, 33 क्वेश्चन में कितना आप लोग सही बनाए, ये मुझे कमेंट करेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको भी रूबरू कराते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो पढ़ा दिए, ये आते हैं। हाँ देखिए ये आपको याद करना है
कहा गया पेट भरने के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। उसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी ने क्या एक ख्याल पेश किया पेट भरने के लिए। तो कहते हैं कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है। वो सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि अलग अलग लोग का अलग अलग जबान, अलग अलग लोगों का अलग अलग बातें हो सकती है, इसलिए कि सभियों के तजुर्बात और मुशाहिदा खानों के सिलसिले में एक यकसा नहीं होते हैं। जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है उस सिलसिले में उनका ख्याल है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाश्ता। सुबह सवेरे पेट के लिए कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। सुबह उठे कुछ खा लिए तो दिन भर जो इत्मीनान हो गए हैं, है ना। लेकिन हम लोग का तो उल्टा रिवाज चल रहा है भाई, दबा के खाते हैं। देखिए एक लफ्ज़ है कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़बान में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया, जिसको कोरमा आम खाना रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होता है, कलिया को हम लोग कोरमा भी कहते हैं। हिंदुस्तान में हम लोग आम इसका है, कोरमा का रिवाज है। कलिया होगा। कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है लेकिन उसका माना अरबी नहीं है। अरबी में उसकी शक्ल कलिया हो सकती है, कुलिया, है ना। और जो कुली से बना है, कुली फेल है जिसके माना होता है भुनना होता है। इस तरह भुने हुए गोश्त को क्या कहते हैं, कलिया कहते हैं। तवील सवाल आ गया, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ लेना है, बाकी और पढ़िएगा। ऐप में जुड़ जाएंगे आप लोग जो नहीं जुड़े हैं, और इसका पीडीएफ हम आपको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप में डाल देंगे। आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पढ़ाई कर रहा है भाई अच्छी तरीके से, तो देखिए आपके लिए मैंने बुक भी प्रिंट करवा लिया है ना। बुक भी, नोट्स भी बना दिया है। ये 12th का उर्दू का कंप्लीट उर्दू नोट्स है, जहां पर आपको प्राइस 200 में आपको मिलने वाला है। लेकिन आप हमारे कोई भी कोर्स में अगर ज्वाइन हैं, चाहे वो आर्ट से बैच में ज्वाइन हो आप, चाहे वो साइंस बैच में ज्वाइन है, चाहे उर्दू वाला में, यहाँ पे 349 हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश वाला में ज्वाइन है 449 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका प्राइस बहुत कम है, स्टॉक खत्म हो रहा है। जल्दी से आप लोग किताब को ऑर्डर कर लीजिएगा। ऑर्डर कहाँ से करेंगे भाई, एकदम सिंपल तरीका है। ऑर्डर कहाँ से करेंगे, देखिए किताब को अगर ऑर्डर करना किसी को तो नंबर 8210423200 नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो रुकिए मैं एक बात बताता हूँ। आपको फ्री में सारा टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। करना क्या होगा भाई, ऐप में तो ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे भी नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, बहुत कुछ। अब आपको अगर टेस्ट देना है तो आप अपना मोबाइल के गूगल को ओपन करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करना, गूगल पे जाना, यहाँ पे लिखना mocktestforyou.com। क्या लिखेंगे, mocktestforyou.com लिखेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। आपको बिहार बोर्ड में चले आना है। बिहार बोर्ड में आने के बाद क्लास 12th को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उर्दू में जाइएगा। देखिए सारा चैप्टर दिया हुआ है, सारा चैप्टर यहाँ पे है। सारा चैप्टर पे क्लिक करेंगे और उसका टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो जा करके खोल के फ्री में टेस्ट दे सकते हैं आप। और यहाँ पर डेली टेस्ट हो रहा है, तो डेली टेस्ट कहाँ पे होगा, लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे आएगा। देखो 12th लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे जाएंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ टेस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए उर्दू का लेटेस्ट टेस्ट लगा हुआ है, ये मिसलेनियस है, पूरा मिला हुआ चैप्टर का, कुछ प्रीवियस टेस्ट भी डाला हुआ है। तो आप जाके फ्री में यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आप लोग को बहुत बेहतरीन से ये चैप्टर समझ में आ गया है। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा मैसेज मुझे दीजिएगा कि कैसी लगी आज की वीडियो। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।